नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का वो टॉपिक है जो कि भारत में आप कौन सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से भी सवाल आता है और वो भी अनुच्छेद से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है। और कई बार तो ऐसा भी पूछा जाता है कि ये बात किस अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है। इसलिए राज्यपाल से संबंधित आपको जितने भी अनुच्छेद हैं वो पूरे याद होने ही चाहिए। और मैंने इस क्लास को इस तरीके से सजाया है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा जितने भी अनुच्छेद बन सकते हैं राज्यपाल से संबंधित, उन सारे अनुच्छेद को एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा वन शॉट के अंदर मैंने पूरा तैयार किया है। आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप इसका कमेंट करके बताइएगा कि इस क्लास में आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है ना? तो इस क्लास को आप करते हैं स्टार्ट। इस क्लास को समय को ध्यान में रखते हुए, इसलिए देखिए पूरे अनुच्छेद दे रखे हैं इसके अंदर। और अनुच्छेद के साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रत्येक अनुच्छेद के साथ में मैं उसकी व्याख्या भी बताने वाला हूं, पूरे के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं एकदम आपको। आप किसी भी एग्जाम दीजिएगा, आगामी वर्ष में आने वाली किसी भी भर्ती का आप जब भी परीक्षा देने जाए तो इन अनुच्छेदों से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मैं कह सकता हूं कि आपके गलत नहीं होगा, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं और कहां से वो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी साथ में देख लेते हैं और इसके अलावा इसका व्याख्या भी साथ में देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका समय को ध्यान में रखते हुए। देखिए, राज्यपाल से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भाई, पूरे जितने भी बन सकते हैं वो सारे अनुच्छेद हैं। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, जो राज्यपाल वाला टॉपिक है या फिर राज्यपाल का जो भारतीय संविधान के अंदर किस भाग के अंदर वर्णन है, यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है और यह सबको पता ही होनी चाहिए। तो आप देखिए, राज्यपाल से संबंधित संविधान का वो कौन सा भाग है जिसके अंदर राज्यपाल का वर्णन कर रखा है, तो वो भाग 6 नंबर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में ऐसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यपाल का वर्णन किस भाग के अंदर है, तो 6। हालांकि 6 वाला भाग राज्य से संबंधित है, लेकिन इसी के अंदर आपको राज्यपाल, इसी के अंदर मुख्यमंत्री, इसी के अंदर आपको महाधिवक्ता, ठीक है, उसके अलावा मंत्री परिषद या मंत्री परिषद, ठीक है ना। ये चारों चीजें, ये चारों व्यक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंदर कर रखा है। इसके अलावा आप देखिएगा जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आप देख रहे हैं 153 से लगाकर लगभग 167 तक मिलते हैं भाई। ठीक है, उसके अलावा भी ये तो ठीक है, मोटा मोटा अनुच्छेद है, यहां तक आपको याद करनी है, लेकिन उसके अलावा भी आपको याद करने पड़ेंगे। 213 याद करना पड़ेगा, 356 याद करना पड़ेगा, 200 याद करना पड़ेगा, 201 याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद आप इतना अनुच्छेद के ऊपर मत जाए। मैंने इसको क्लास के अंदर जितने राज्यपाल से संबंधित जितने अनुच्छेद बन सकते हैं वो सारे के सारे इस एक ही क्लास के अंदर समेटने की कोशिश की है। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला अनुच्छेद नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है अनुच्छेद नंबर 153। ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम जो आगे आने वाली परीक्षा के अंदर आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन देखना आपको होगा भाई क्लास के अंदर, पूरी क्लास जरूर देखिए एक रिदम से, धैर्य बना के, ठीक है ना। तो देखिए, अनुच्छेद नंबर 153 और इसके अंदर लिख रखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह बात किस अनुच्छेद के अंदर लिखी हुई है, तो यह बात अनुच्छेद नंबर 153 के अंदर लिख रखी है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह बात तो मूल संविधान के अंदर है, लेकिन वर्तमान स्थिति अलग है भाई। ये ध्यान रख लेना, वर्तमान के अंदर
एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह बात कब जोड़ी गई संविधान के अंदर, तो यह ध्यान रखना, जो संविधान का 7वां अनुच्छेद, 7वां संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो संविधान का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1956 में होता है, इसे संविधान संशोधन के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्या बात जोड़ी थी, तो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल। यह बात मूल संविधान के अंदर एक राज्यपाल का एक ही राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान के अंदर जो स्थिति है वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह बात जोड़ दी गई थी कि एक ही राज्यपाल को अलग अलग दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर कथन और निष्कर्ष या फिर कथन और कारण वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएगा, क्या एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, और अगर ऊपर कथन लिखा होगा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153, तो आपको बताना है दोनों ही कथन सही है है ना, कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वर्तमान की स्थिति यह है, और यह बात कब जोड़ी गई, 1956 में जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना भाई, 7वां संविधान संशोधन। क्या मूल संविधान के अंदर दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने की व्यवस्था थी, तो नहीं थी भाई, यह बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद सबको क्लियर होना चाहिए। अगला सेकंड नंबर अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 154। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 154 कह रहा है समस्त कार्यपालिका शक्तियां है वो राज्यपाल में नियत होगी। कल ही हमने एक टॉपिक परसों पढ़ा था वो राष्ट्रपति वाला, तो उसमें भी ये लिख रखा है कि समस्त केंद्रीय शक्तियां राष्ट्रपति में नियत होगी, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नियत होगी। लेकिन उसी प्रकार से राज्य के अंदर, राज्य विधानमंडल के अंदर, मैं राज्य विधानमंडल बोल रहा हूं, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के अंदर अनुच्छेद 154 के अंदर यह बात स्पष्ट मेंशन कर रखी है कि समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां होगी वो राज्यपाल के अंदर नियत होगी। राज्यपाल चाहे तो खुद कर सकता है या फिर वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जितना भी कार्य है वो करवा सकेगा। तो ये स्पष्ट तौर पर लिख रखी है राज्य का। आपने ये भी सुना होगा कि संघ का नाम मात्र का शासक होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्य के अंदर नाम मात्र का शासक है। असली पावर तो मुख्यमंत्री के पास होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी कार्य है, कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य है, वो सब के सब कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। यह बात आपको स्पष्ट तौर से ध्यान होनी चाहिए। और ये बात कहां पर लिख रखी है, तो अनुच्छेद नंबर 154 में लिख रखी है। अगला देखिए अनुच्छेद है 155 नंबर अनुच्छेद। सभी ये जितने अनुच्छेद हम पढ़ेंगे या जितनी जानकारी पढ़ेंगे वो सब एक पर्सन बनेगा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है जिससे पसंद नहीं बन सकता। यहां पर जितने भी इस पर पैनल पर जितने भी कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे लाइनें हो, चाहे मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूं, वो सारे के सारे या तो क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगामी आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप हर एक लाइन को समझने की कोशिश करें। अनुच्छेद नंबर 155, अनुच्छेद नंबर 155 क्या लिख रखा है, जो राज्यपाल महोदय जी की जो नियुक्ति है या फिर अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये ध्यान रखना, राज्यपाल महोदय की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए राष्ट्रपति है वो क्या निकालता है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है राज्यपाल के, वो एक वारंट जारी करता है। ये वारंट पुलिस वाला नहीं है भाई, ध्यान रखना, एक वारंट जारी करता है और ये वारंट राज्य का मुख्य सचिव पढ़ता है। ये भी प्रश्न पूछा गया भाई, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक वारंट जारी करता है और उस वारंट को कौन पढ़ता है राज्य के अंदर, मुख्य सचिव साहब पढ़ते हैं और उनके नियुक्ति हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो राज्य के राज्यपाल है उनको न तो प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है न अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, उनकी नियुक्ति हो रही है। यह आप ध्यान रखना, वो नियुक्त हो रहे हैं और उनको नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदय किस तरीके से करेंगे, तो अब ध्यान रखना वो वारंट जारी करेंगे। ये वारंट पुलिस वाला नहीं भाई, ये वारंट एक लिखित आदेश है और वो आदेश कौन पढ़ता है, राज्य का मुख्य सचिव पढ़ेगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए।
यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह बात 153 में लिख रखी है, जबकि 154 में यह लिख रखा है कि समस्त कार्यपालिका राज्य की है वो राज्यपाल में नियुक्त होगी। उसके अलावा जो भी राज्यपाल की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो कौन करने वाला है? राष्ट्रपति करने वाला है। किसके माध्यम से? वारंट के माध्यम से। राज्य के अंदर वारंट पढ़ेगा कौन? मुख्य सचिव। किसके? राज्य के मुख्य सचिव पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात है, सब क्लियर होना चाहिए। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्या राज्यपाल के को मनोनीत करते हैं, नियुक्त किया जाता है, या प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? आपको ये ध्यान रखना है, राज्यपाल नियुक्त होते हैं, ठीक है। ना मनोनीत होते हैं, ना प्रत्यक्ष, ना अप्रत्यक्ष, कोई चुनाव वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ नियुक्त है, ठीक है ना। अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद नंबर 156। अनुच्छेद नंबर 156, कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत। जब नियुक्ति ही राष्ट्रपति कर रहे हैं तो वही इनका कार्यकाल भी कौन तय करेगा? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, ये सबको पता ही होगा। कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही कार्य करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक ही राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल सिर्फ राष्ट्रपति की मंशा तक ही रहने वाले हैं पद पर। जिस दिन राष्ट्रपति को लगता है कि इनको पद से हटाना है या फिर तो फिर वो हटा सकते भी, उनको त्याग पत्र दिला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बात बता दूं, संविधान के अंदर राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान या फिर विधि का उल्लेख न कर रखा है, ठीक है ना। यह भी आपको ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना आप। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होने वाला है। अब तक हमने 4 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 153, जिसके अंदर ये लिख रखा है भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और ये बात अनुच्छेद नंबर 153 में लिख रखी है। क्योंकि लेकिन वर्तमान में स्थिति अलग है, ये तो मूल संविधान में था, ठीक है ना। वर्तमान में स्थिति क्या है सर जी? तो वर्तमान में 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के द्वारा। अब यह स्थिति हो गई है, एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 156, जो कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर नियत होगी। जितने भी कार्य हैं वो इसके माध्यम से किया जाएगा, इनकी मोहर से किया जाएगा, या फिर इनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए अगला है 155, जिसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, ना मनोनीत है, ना निर्वाचित है, ना ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव है, सिर्फ नियुक्त है, ठीक है। और यह नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति महोदय एक वारंट जारी करते हैं, और वो वारंट राज्य के मुख्य सचिव साहब पढ़ते हैं, और इसी के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अब अगला है इनका जो 156 के अंदर जो इनका कार्यकाल है, वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिस दिन से इनकी नियुक्ति होती है, जिस दिन पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से इनका 5 साल तक कार्यकाल होता है। वैसे ही इनका कार्यकाल वैसे राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत होता है, बीच में भी हटाया जा सकता है। वैसे संविधान के अंदर ऐसा कोई भी वर्णन नहीं कर रखा है कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए। और जो राज्य संबंधित ये संविधान का कौन सा भाग है? तो भाग 6 है, उसके अंदर ही राज्यपाल का वर्णन है, मुख्यमंत्री जी का है, महाधिवक्ता का है, मुख्यमंत्री परिषद का भी है, और राज्य का भी है। यह भी ध्यान रखना, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं अगले स्लाइड पर, इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रख लेना। अगला अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगला अनुच्छेद नंबर है 157, अनुच्छेद नंबर 157। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर योग्यताएं दे रखी। अरे भाई किस व्यक्ति को हम बनाने जा रहे हैं? किस व्यक्ति को बनाएंगे? किस व्यक्ति को बनाएंगे राज्यपाल? तो इसके अंदर 2 शर्तें दे रखी है। एक तो वो भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है। और दूसरी बात लिख रखी है 35 वर्ष की क्या हो? उम्र हो, 35 वर्ष उम्र हो। 2 ही बातें लिखी हुई है, वो भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसे शब्द नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां सिर्फ लिख रखा है वो भारत का नागरिक हो, यानी कि दूसरे देश का व्यक्ति अगर भारत में आके वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो फिर बाद में वो भी राज्यपाल बन सकता है,
ठीक है ना, और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब 35 वर्ष से नीचे तो क्या बनाएंगे भाई, ठीक है ना, तो 35 वर्ष उम्र तो होनी ही चाहिए। यह हो गई बात। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, वो ऑप्शन में यह भी दे सकता है कि क्या लाभ का पद नहीं होना चाहिए, या लाभ के पद पर है तो वो नहीं बन सकता। लेकिन ऐसी बात का उल्लेख नहीं कर रखा है, ऐसी बात का उल्लेख नहीं कर रखा है। फिर भी शर्तों के अंदर कुछ मामले में अगर सांसद या फिर विधायक होता है राज्यपाल, तो फिर जिस दिन से वो पद धारण करेगा, जिस दिन से राज्यपाल का पद धारण करेगा, तब से वो विधायकी या फिर सांसदी से उनका पद रिक्त माना जाएगा। ये शर्तें में है, ठीक है। लेकिन यहां पर दो ही चीजें दे रखी है, तीसरी बात ही नहीं दे रखी है। लेकिन आप ध्यान रखना, तीसरी बात जो लाभ का पद, मैंने कल भी बताया था, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री, ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं आते। ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान होना चाहिए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 159, इंपोर्टेंट है भाई, अनुच्छेद नंबर 159, जो कि शपथ ग्रहण लिख रखा है, शपथ ग्रहण। अब नियुक्ति हो गई, ये तो ठीक है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय ने कर दी, लेकिन वारंट निकला और वो वारंट मुख्य सचिव साहब ने पढ़ लिया। वारंट को मुख्य सचिव साहब ने पढ़ लिया है, लेकिन अब उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ ध्यान रखना, राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन शपथ, आखिर ये शपथ लेंगे किसकी? ये शपथ लेने वाले हैं संविधान एवं विधि, ध्यान रखना यही सब लिख रखे हैं, विधि, संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण, ये तीन शब्द लिख रखे हैं। राज्यपाल महोदय जी संविधान एवं विधि का संरक्षण करेंगे, उनका परिरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे। इसके अलावा आगे ये भी शब्द हो सकते हैं कि वो राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के या फिर कल्याणकारी योजना बनाने की भी शपथ साथ में कर लेते हैं, उनके लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखना, शपथ दिलाते कौन है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के सीजे दिलाता है, ठीक है ना, मैंने सीजे ही बोल दिया होगा बाद में, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन यहां पर आप ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट के सीजे यानी कि चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो कि हाई कोर्ट के हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो शपथ तक तो आपको सबको क्लियर होना चाहिए। 157 में योग्यताएं दे रखी है, 159 में शपथ है, ठीक है। बीच बीच में छूट क्यों रही अनुच्छेद? अनुच्छेद जो भी इंपोर्टेंट है वो ही बता रहे हैं, ठीक है ना, सब नहीं बता रहे, क्योंकि ठीक है ना, जितने अब देखो बीच में यहां छोड़ दिए गए, तो वो जितने इंपोर्टेंट है वो ही अनुच्छेद हम ले रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें शपथ का हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो सारे इंपोर्टेंट सब कुछ इस क्लास के अंदर ऐड कर दिया गया है, आप टेंशन ना ले, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद नंबर 161 है भाई, समाधान की शक्ति। हाँ, जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय को शक्ति है, यह शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास में है, उसी प्रकार से राज्यपाल महोदय के पास में भी यह शक्ति है कि समाधान, वो किसी व्यक्ति को अगर किसी आपराधिक मामले के अंदर कुछ भी सजा वगैरह हो रखी है तो ये कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कम कर सकते हैं, ये माफ उसका लघुकरण कर सके, कम सजा बदल सकते हैं, सजा की स्थिति को बदल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मृत्यु दंड अगर है तो ये माफ नहीं कर सकते भाई, मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। समाधान की शक्ति 161। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 163, विवेक का अधिकार वाले कार्यों के अलावा मंत्री परिषद के सलाह अनुसार कार्य करेंगे। राज्यपाल के पास में कुछ विशेष अधिकार, विवेक के अनुसार इनके पास कुछ पावर दे रखी है, ठीक है ना, इनके पास में कुछ विशेष प्रकार से पावर दे रखी है, विवेक से काम ले सकते हैं, और ये विवेकशील जो भी निर्णय लेंगे वो राज्यपाल का अंतिम निर्णय होगा, आप उसको हाई कोर्ट तक चुनौती तक नहीं दे सकते, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ भी कार्य है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करने वाले। अब विवेकपूर्ण कार्य कौन से हो सकते हैं? हो सकता है
दल बदल से कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिसमें सरकार अपने बहुमत को खो ले रही है, या फिर विधानसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो फिर इनको विवेक से उनको मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ सकता है या मुख्यमंत्री नियुक्त करना सकता है। ऐसी वो सारी स्थितियां जिससे मतलब कुछ स्थितियां मतलब ऐसी हो सकती है, 356 लागू कर रहे हैं और उसमें भी इस राज्य की शांति व्यवस्था को कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का कुछ हनन हो रहा है, 13 और 19 अनुच्छेद में कुछ दिक्कत आ रही है, तो भी ये अपने विवेक से काम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको कुछ विवेक का अधिकार दे रखे हैं जो कि राज्यपाल अपने विवेक से यूज कर सकते हैं या फिर इनका उपयोग कर सकते हैं। बाकी जितने भी काम है मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार किया जा सकता है। आपको पता होगा राष्ट्रपति के बारे टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर होता है, उसके अंदर वापस से राष्ट्रपति के जो भी सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हो गए अपने 4 अनुच्छेद हो गए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 157 जिसके अंदर 2 योग्यताएं, कितनी? सिर्फ 2 योग्यताएं। एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से नहीं है, मूल रूप से शब्द नहीं लिख रखा है, ध्यान रखना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। 159 के अंदर शपथ कौन दिलाएंगे? हाई कोर्ट के सीजे यानी कि मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही इनको शपथ दिलाएंगे। असल जी आप बोलते हो कि मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, हो सकता है जिस समय राज्यपाल बने उस समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट खाली, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं भाई। अगर मुख्य न्यायाधीश अगर उस पोस्ट पे नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तो होगा उसके न्यायालय के अंदर, सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो दिला देगा, ठीक है ना। अब देखिए उससे अगला अनुच्छेद नंबर 161 जिसके अंदर समाधान की शक्ति है, लघुकरण कर सकते हैं, स्थिति बदल सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान रखना विशेष रूप से। अगला है विवेक, विवेक से वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और विवेक वाला जो कार्य करेंगे उसको आप हाईकोर्ट या न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये थे आपके 4 अनुच्छेद, सबको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले। अब देखिए ये तो हो गया, तो अनुच्छेद नंबर 164 और ये 164 जिसके अंदर मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल, ठीक है ना, यहां पर व्यक्तिगत रूप लिख रखा है। अगर यहां पर राजनीतिक रूप लिख रखा होता तो मुख्यमंत्री होता वही यहां पर, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो वो किसके? राज्यपाल के, तथा सामूहिक रूप, तीनों अलग अलग है। सामूहिक रूप है विधानसभा के प्रति क्या होते? उत्तरदायी होते। अब देखिए एक तो है व्यक्तिगत और एक है राजनीतिक और एक है सामूहिक। ये 3 तरीके से प्रश्न पूछता भाई। व्यक्तिगत रूप से होगा तो यहां पर गवर्नर होगा, और राजनीतिक रूप से होगा तो सीएम साहब हो गए, लेकिन सामूहिक रूप से होगा तो विधान सभा होगा। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। अगर व्यक्ति ये जो मंत्री परिषद है वो व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो गवर्नर के रूप में वो उत्तरदायी होंगे। राजनीतिक रूप से पूछे तो मुख्यमंत्री के साहब के होंगे ये क्या? उत्तरदायी। तो और सामूहिक रूप से पूछे तो विधानसभा के, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट कर रखी है कहां पर? 164 में ये बात लिख रखी है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो राज्यपाल के रूप में अपना उत्तरदायी होते हैं, और अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री के रूप में, और जबकि सामूहिक रूप से देखा जाए तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है अनुच्छेद नंबर 167, और अनुच्छेद नंबर 167 में यह बात लिख रखी है कि सूचना देने का मुख्यमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। 167 के अंदर यह लिख रखा है कि वो
राज्यपाल को सूचना दे प्रशासन कैसा चल रहा है, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, सही ढंग से शासन चल रहा है या न चल रहा है। हर 15 दिन 20 दिन 15 दिन की रिपोर्ट वो राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट अपनी भेजेंगे, ठीक है ना। कौन? मुख्यमंत्री। किस अनुच्छेद के अंदर? 167 के अंदर ये बात लिख रखी है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 174, अनुच्छेद नंबर 174 ये बात स्पष्ट है, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, लेकिन एक बात नहीं लिख रखी है, वो है स्थगित, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, ये सब राज्यपाल का काम है। लेकिन सत्र की बुलाता राज्यपाल है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष सत्र की अध्यक्षता करता है। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया सवाल है, क्योंकि बुलाता राज्यपाल महोदय है, लेकिन जो अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना, स्थगित शब्द नहीं लिख रखा, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां स्थगित शब्द नहीं आएगा, ठीक है ना। वो यही देता है 174 के तहत राज्यपाल महोदय सदन को स्थगित करता है, नहीं होगा, ये कथन गलत है भाई, ठीक है ना। आपको यही ध्यान रखना, सत्र को आहूत मानी सत्र को बुलाना, सत्रावसान और विघटन खत्म करना ना, बीच में रोक नहीं सकता, मतलब पूरा खत्म भी कर सकता है, बुला सकता है, बीच में रोक भी सकता है, कुछ दिन गैप भी दे सकता है ना, लेकिन स्थगित नहीं। अनुच्छेद अगला है अनुच्छेद नंबर 175। अब देखिए, अभिभाषण संदेश भेजने का राज्यपाल का क्या होगा? अधिकार होगा, अधिकार होगा भाई। अनुच्छेद नंबर 175 के अंदर ये लिख रखा है, अभिभाषण का संदेश भेजने का राज्यपाल का खुद का अधिकार है। वो अभिभाषण के पहले वो मतलब संदेश भेज सकता है विधानसभा को कि भाई अभिभाषण होने वाला है, तो वो खुद का राज्यपाल का अधिकार है। और ये बात कहां पर लिख रखी है? अनुच्छेद नंबर 175 के अंदर। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 176, और यह भी इंपॉर्टेंट है, विशेष अधिवेशन, विशेष अभिभाषण लिख रखा है, ठीक है ना। विशेष अभिभाषण क्या है ना, जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद में जब सत्र लगेगा और वो सत्र का पहला ही सत्र के अंदर जैसे ही चुनाव होने के बाद में जब सत्र स्टार्ट होगा उसमें विशेष अभिभाषण होगा, किसका? राज्यपाल महोदय का। ये बात फिक्स है, जब भी चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में जब भी सत्र लगेगा उस पहले ही सत्र के अंदर विशेष अभिभाषण होता है, वो भी राज्यपाल महोदय जी का। और ये बात कहां पर लिख रखी है? 176 के अंदर लिख रखी है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, एक बार वापस से देख लीजिएगा अनुच्छेद नंबर 164, जो कि अनुच्छेद नंबर 164 ये बात कहता है कि अगर मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है 167, जो कि ये मुख्यमंत्री महोदय जी का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो 15 दिन या 20 दिन के जितने भी रिपोर्ट या जितने भी राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं जो भी चल रही है उन सब की जानकारी मुख्यमंत्री को राज्यपाल महोदय जी को देनी होती है। अगला 174, सत्र को आहूत करना, सत्र को बुलाना, बीच में सत्र को सत्रावसान करना या फिर सत्र को विघटन कर देना, लेकिन स्थगित नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये सब चीजें राज्यपाल महोदय करते हैं और ये 174 के तहत करते हैं, लेकिन जो सत्र चल रहा है उसकी अध्यक्षता हमेशा विधानसभा अध्यक्ष करने वाला। अनुच्छेद नंबर 175 इसके अंदर अभिभाषण देने के लिए वो संदेश भेजने का जो कि राज्यपाल महोदय जी का क्या है? खुद का अधिकार है, ठीक है ना। उसके अलावा 176 के अंदर विशेष अभिभाषण है, जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के तो उस चुनाव से बाद में जब सत्र लगेगा तो सत्र का पहला अभिभाषण राज्यपाल महोदय जी का होगा। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 200, अनुच्छेद नंबर 200 विधेयक पर सहमति। किस पर? विधेयक पर सहमति। कौन सा भी कोई विधेयक निकाले, साधारण विधेयक हो सकता है, वैसे धन विधेयक तो वैसे भी राज्यपाल की अनुमति के बाद ही रखा जाता है, तो साधारण विधेयक पर सहमति दे या फिर नहीं भी दे, या फिर ये क्या कर सकते हैं? सहमति दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और जो भी विधेयक है उस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय के लिए भी आरक्षित ये कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। तो ध्यान रखना,
किसी भी विधेयक के ऊपर वो अपनी सहमति दे या फिर सहमति नहीं भी दे सकते हैं। वो विधेयक राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या रख सकते हैं, आरक्षित रख सकते हैं। ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में कर रखी है, अनुच्छेद नंबर 200 के अंदर। अब देखिए जो राज्यपाल ने एक विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए, जो विधेयक एक राष्ट्रपति के लिए उन्होंने आरक्षित कर दिया था, उस विधेयक पर फिर राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया होगी या फिर उसमें राष्ट्रपति महोदय ने क्या फैसला लेना है, वो होगा 201 के तहत। अब राष्ट्रपति महोदय उसको निर्णय दे भी सकते हैं, उस विधेयक पर वापस पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है, और कुछ भी न भी दे, ये सब कुछ संभव है, ठीक है ना। लेकिन एक बार वापस भेजते हैं वो 6 महीने के बाद में, 6 महीने में वापस से पुनर्विचार करके वापस जाता है, ठीक है ना। फिर भी वापस दे या न दे वो उनकी मर्जी पर है, किनके, राष्ट्रपति महोदय पर। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 213, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। जिस प्रकार से 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार से 213 के तहत राज्यपाल महोदय भी अध्यादेश जारी करने का पावर रखते हैं। जब भी सत्र नहीं चलेगा, बीच में ऐसी स्थितियां बन गई है कि अब कानून लाना ही एकमात्र उद्देश्य है, तो यह अध्यादेश जारी करके उसको कानून बनाया जा सकता है। फिर बाद में जब भी सत्र लगेगा उस समय इसको वापस से वो अध्यादेश वहां पर या फिर वो विधायकों के सामने रखा जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा, वहां पर उसको पास करा लिया जाएगा। अगर वहां पास नहीं होता तो वो वहां पर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, विवेकाधिकार से अध्यादेश जारी करने की शक्तियां 213 के अंतर्गत है। धैर्य बना के रखें, एक बार अनुच्छेद देख लें, उसके बाद में हम पूरा देखने वाले हैं, एक साथ में रिवीजन करने वाले हैं पूरा का पूरा एक साथ में। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य भी हम बाद में थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन भी इसी क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये क्या इसके अंदर फर्क है। अब देखिए विवेकाधिकार शक्तियां अनुच्छेद 200 के तहत और 356, दो ऐसे पॉइंट है। विवेकाधिकार इनको पावर दे रखा है। अनुच्छेद 200 के तहत यह उनमें राज्यपाल के महोदय पर निर्भर करता है। कोई विधेयक इनके सामने रखा है, चाहे आम विधेयक इनके सामने रखा है, कोई साधारण विधेयक, तो वो ये निर्णय ले भी सकते हैं और ये राष्ट्रपति महोदय के लिए उनको आरक्षित भी कर सकते हैं। अब वो कौन सा विधेयक होंगे आरक्षित करने के लिए, तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट की अगर शक्तियां वो कम करते हैं तो भी भेजा जा सकता है। अगर नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार को हनन करते हैं तो भी भेजा जा सकता है। और ऐसे राज्य के अंदर 356 लग रखा है या फिर वित्तीय आपातकाल लग रखा है और फिर धन विधेयक पास किया जा रहा है या फिर ऐसे कुछ कर वगैरह है वो को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है जिससे राज्य की संचित नीति पर प्रभाव पड़ेगा, तो फिर ये भी भेजा जा सकता है विधेयक, ठीक है ना। किसके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 356 जो क्या कहता है, जो कहता है राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राज्यपाल राष्ट्रपति से यह आवेदन निवेदन कर सकते हैं कि भाई यहां पर शासन चलाना अब मुख्यमंत्री जी से नहीं होगा, या फिर आप यहां पर स्थितियां भयानक है और अब यहां पर शासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा, जिससे राज्य का पूरा जो शासन व्यवस्था है वो फिर केंद्र के हाथ में चली जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति महोदय चलेगा। और उसी के बीच में आपको ध्यान रखना, ये राज्यपाल है वो केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं। फिर ये संघ सरकार के पदाधिकारी के रूप में ये राज्यपाल महोदय राज्य के अंदर व्यवस्था या फिर राज्य के शासन व्यवस्था को चलाते हैं 356 के तहत, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई अब देखिए ये भी अनुच्छेद कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 371 या 371 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 371 के अंदर दो राज्यों का वर्णन है, एक तो आपके गुजरात और एक है आपके महाराष्ट्र। इन दो राज्यों का वर्णन 371 के अंदर है। वहां के या गुजरात के तो सौराष्ट्र और काठियावाड़ और महाराष्ट्र के आपके विदर्भ वाला क्षेत्र है, मराठवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर कुछ विकास या फिर विकास से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए इनको कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं, ठीक है ना, 371 के तहत। अब देख लीजिएगा, और 300 इन्हीं सब आगे जितने भी आ रहे हैं इन सबको विशेष अधिकार दे रखे हैं। जितने भी ये राज्य हैं, इन राज्य के अंदर जब राज्यपाल महोदय बनते हैं तो उन राज्यपाल को यहां पर विकास करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा इनको कुछ विशेष पावर दे रखी है। अब देख लीजिएगा
371 नागालैंड, ठीक है, 372 असम, 371 सी मणिपुर है, ठीक है ना, और 371 डी आंध्र प्रदेश, 371 ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये आपको सबको याद होनी चाहिए। अब देखिए मेरे हिसाब से तो इसको आप ए लिख रखा है तो आप इसको अन्ना से याद रख सकते हो, यानी कि 371 आएगा, यानी ये आएगा, और ना से नागालैंड आप याद रख सकते हो। और यहां पर बी आ रखा है तो बीयू कर सकते हो। बीयू वैसे बीयू बिहार का एक बहुत बड़ा नृत्य भी है ना, बीयू है ना, बीयू से आप याद रख सकते हो। बी यानी कि 371 बी आएगा, और ऊ मतलब सॉरी ये असम था, उसम कहां हो गया, असम है। अब से याद रख सकते हो आप, अब ये ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे आप असम याद रख सकते हो और बी से बी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सीएम याद आप आसानी से रख सकते हो, टी से 371 सी है, और एम से मणिपुर याद रख सकते हो ना। और आगे तो भाई आपको याद करने ही पड़ेंगे, आंध्र प्रदेश है, या फिर दिया कर सकते हो, है ना, दिया कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, या केंद्रीय विश्वविद्यालय है ई में, ठीक है। तो ये ध्यान होना चाहिए। 371 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात का वर्णन है। 371 ए के अंदर नागालैंड है, बी के अंदर असम है, सी के अंदर मणिपुर है, और डी के अंदर आंध्र प्रदेश है, और ए के अंदर आंध्र प्रदेश का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें राज्यपाल महोदय को कुछ विशेष पावर दे रखी है। उसी कड़ी में आगे देखिए ये लिख रखा है एफ में, एफ के अंदर तो दे रखा है, एफ के अंदर दे रखा है, एफ के अंदर 371 एफ के अंदर सिक्किम दे रखा है, ठीक है, और जी के अंदर मिजोरम, उसके अलावा 371 एच के अंदर अरुणाचल प्रदेश, और 371 आई के अंदर गोवा, और 372 जे के अंदर कर्नाटक का वर्णन कर रखा है। ये सभी यहां पर जो भी राज्यपाल बनता है उन राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं वहां का विकास करने के लिए, है ना, वहां का विकास करने के लिए यहां पर कुछ ये दे रखा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है, एक उड़ीसा है। यहां पर राज्यपाल महोदय हैं, वहां जनजाति कल्याण मंत्री भी बना सकते हैं, जनजाति मंत्री भी बनाया जा सकता है, और यह मंत्री कौन बनाएंगे, राज्यपाल बनाएंगे, ठीक है ना। यह भी आप साथ में ध्यान रख सकते हो, यह भी आप साथ में ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये हो गए अपने। अब देखिए मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा रहा हूं, वापस से फटाफट हम रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले भारत का एक राज्यपाल होगा, और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिख रखी है, 153 में लिख रखी है। क्या प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात मूल संविधान में थी? हाँ, ये मूल संविधान में था। ये संवैधानिक पद ही है, क्योंकि मूल संविधान के अंदर इनका वर्णन कर रखा भी, ठीक है, इसलिए यह संवैधानिक पद है। और भाग कौन सा है संविधान का, तो भाग 6 है। अनुच्छेद 163 से स्टार्ट होता है, 153 से, ठीक है ना, 153 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। ये प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये मूल संविधान के अंदर थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें यह भी ऐड कर दिया गया कि एक ही राज्यपाल को अलग अलग राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ये बात थी, ठीक है ना। उसके अलावा जो 154 है, वो 154 के अंदर लिख रखा है जितने भी राज्य के अंदर कार्य किए जाएंगे वो समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर निहित होगी, ठीक है। 153 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इनका वेतन कितना, 3.5 लाख, 3.5 लाख इनका वेतन है। फिर बाद में वो भी किससे मिलता है, वो भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है। लेकिन इनकी पेंशन, ध्यान रखना, इनकी पेंशन है वो पेंशन कहां से सॉरी, इनका वेतन तो संचित निधि से मिलेगा जब तक वो जिस राज्य के अंदर है, लेकिन इनकी पेंशन है वो भारत की संचित निधि, ये ध्यान रखना। जब ये तक ये काम करेंगे उस राज्य की संचित निधि से इनका वेतन मिलता रहेगा, लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन है वो भारत सरकार की संचित निधि से, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितने भी राज्य के अंदर पैसे खर्च करने हैं
तो आकस्मिक निधि पर अगर पैसा खर्च करना है तो राज्यपाल महोदय की स्वीकृति जरूरी है। राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से ही विधानसभा के अंदर विधेयक रखा जाता है, ठीक है ना। धन विधेयक, ध्यान रखना, धन विधेयक, मैं साधारण विधेयक की बात नहीं कर रहा हूं। धन विधेयक अगर रखना है तो फिर राज्यपाल महोदय की पहले से ही स्वीकृति होती है, ठीक है ना। और राज्यपाल महोदय यह भी ध्यान रखना, जिस राज्य, जहां पर जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद की स्थिति है, भारत के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद का गठन भी कर रखा है, विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है, तो वहां पर 1/6 सदस्य, उस राज्य के जितने भी राज्य के विधानसभा के सदस्य है उसका 1/6 जो विधानसभा के अंदर जो सदस्य मनोनीत करने होते हैं वो राज्यपाल महोदय ही करते हैं, ठीक है। यह भी आप ध्यान रखना। विधानसभा का तो उसमें 1/33 है, लेकिन जब विधान परिषद के अंदर जो सदस्य की संख्या होती है उसमें से 1/6 सदस्य है वो आपके राज्यपाल महोदय करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, इनको नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी करते हैं, वारंट मुख्य सचिव से आप पढ़ते हैं उस राज्य के, ठीक है। और इनको हाँ 2-2 राज्य का अगर बना दिया जाता है राज्यपाल तो उनका वेतन है वो राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे, ठीक है। यह भी ध्यान रखना, 2-2 तनख्वाह पूरी नहीं मिल सकती है, उनका आधा-आधा हो जाएगा दोनों राज्य से, ठीक है। और राष्ट्रपति प्रधान पर इनका कार्यकाल होता है 157 के अंदर इनकी 2 योग्यताएं दे रखे, एक तो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और एक भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत नागरिक हो ऐसी कोई बात यहां पर नहीं लिख रखी है। अनुच्छेद 159 में शपथ ग्रहण, यह संविधान विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं और राज्य के लोगों के कल्याण की भी ये साथ में शपथ लेते हैं। शपथ ग्रहण हो गया। समाधान, हाँ ये माफ कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। विवेका अधिकार इनकी शक्तियां है वो अनुच्छेद 163 के अंदर मतलब कार्य ले सकते हैं। राज्य के अंदर ऐसी स्थितियां बन गई, दल बदल से या फिर विधानसभा के अंदर बहुमत न मिला हो किसी नेता को, उसको बहुमत दल के नेता न चुना जा रहा हो तो वो विवेक से मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा मंत्री परिषद सलाहकार कार्य करती है। मंत्री ये 164 में लिख रखा है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, लेकिन अगर सामूहिक रूप से देखा जाए विधानसभा के प्रति, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 167 सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा और 174 के अंदर सत्र को बुलाना, सत्र अवसान करना या फिर विघटन करना स्थगित नहीं है यहां पर, ठीक है। ये शब्द ठीक है, तीनों लिख रखा है, ये तीनों राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन विधानसभा का बुलाता यह है सत्र, लेकिन उसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, ये भी ध्यान रखना। अभिभाषण संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होगा, ये बात 175 के अंदर लिख रखी। 176 के अंदर जब भी चुनाव होगा विधानसभा का, उसके बाद में जब भी सत्र लगेगा उस सत्र में सबसे पहले विशेष अभिभाषण होगा किनका, राज्यपाल मोदी जी का। उसके अलावा अनुच्छेद 200 में विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। 201 में राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर जो राज्यपाल ने जो आरक्षित कर रखा है उनके लिए, उस पर वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, वो 201 में। 213 जिस तरीके से 113 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उसी प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत राज्यपाल महोदय के। राज्य और समवर्ती सूची पर यह कानून बना सकते हैं, जबकि वो संघ और समवर्ती सूची पर बना सकते हैं, ठीक है। विवेकाधिकार शक्तियां 200 के तहत अभी बताइए ऊपर, और 356 के तहत राज्यपाल ये अनुरोध कर सकते हैं राष्ट्रपति से सिक्के की यहां पर संवैधानिक तंत्र सही ढंग से नहीं चल रहा है, जिसके कारण यहां पर क्या लगाना जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगला है 371, इसमें यहाँ के राज्यपाल जो भी बनेंगे उनको कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं, और वो देखिए 371 के अंदर एक तो महाराष्ट्र है, एक है गुजरात है 371 के अंदर, लेकिन 371 ए के अंदर आप अन्ना से याद रख सकते हो, यानी कि 371 ए नागालैंड अब से याद रख सकते हो, 371 बी यानी कि असम, 371 सी से सीएम मणिपुर याद रख सकते हो, 371 डी से दिया, डी से आंध्र प्रदेश, और ई से ये ऊपर केंद्रीय, ये वाली मात्रा आ रही है, इससे आप 371 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय ये भी ध्यान रख सकते हो। और लेकिन 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 एच जो कि अरुणाचल प्रदेश को दे रखा है, 371 आई गोवा, आई गो है ना, आई गो, ठीक है। 371 जे जैक, जैक नहीं लिखते हैं वो जैक वाला, ठीक है। इसका भी देखें फांसी, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो भाई। यहां देखिए आप कुछ यहां पर भी ट्रिक बन सकती है, ठीक है ना। देखिए
यहां देखिए फसी, यानी फसी, फसी से असिकिम हो गया, ठीक है। यह देखिए जिमी, ठीक है। और यहां पर तो कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, अच्छ लिख दो, है ना, ऐसे कुछ बन सकता है। आई गो, ये देखिए आई गो और जैक, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फंसी से 371 एफ यानी कि सी सिकम, जिमी यानी कि 371 जी यानी जिमी यानी कि मिजोरम हो जाएगा। 371 एच यानी एच मतलब या अरुणाचल प्रदेश एच हो जाएगा। आई गो मतलब 371 आई है यानी कि गोवा चले गए हम। 372 मतलब जे, जैक, जैसे जे वाला ये हो गया 372 जे, और 300 का है लेकिन यहां पर 372 है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा तो ये था आज का टॉपिक और मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। वेतन आपको बता दिया है, नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब देखिए ये एक राष्ट्रपति और राज्यपाल के मध्य भी एक थोड़ा बहुत अंतर, ज्यादा तो नहीं है। यहां पर ये भी साधारण विधेयक पर सहमति दे देते हैं और ये भी रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए एक बार वापस लौटा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में इनको भी स्वीकृति देनी होती है। तो राज्यपाल के लिए भी यही कानून है, वो भी स्वीकृति देनी होती है। उसके अलावा यहाँ पर भी अध्यादेश जारी करने का पावर 123 के तहत दे रखी है राष्ट्रपति महोदय को, तो 273 के तहत 213 के तहत राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे रखी है। उसके अलावा जो समाधान की शक्तियां हैं वो मृत्युदंड तक, मार्शल कोर्ट का भी फैसला को अगर दे रखा है वो भी सजा कम कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन यहां पर मृत्युदंड या फिर मार्शल कोर्ट की जो सजा दे रखी है उसको कम नहीं कर सकते राज्यपाल महोदय, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से एक हिसाब से देखा जाए, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति महोदय की स्थिति बनी हुई है, वैसे ही यहां पर राज्य के अंदर जो शासन चलाने की लगभग काफी कुछ सेम टू सेम ही स्थिति बनी हुई है इनकी, ठीक है ना। और मैंने काफी कुछ आपको बताया है। अब आप जरूर से ये क्लास पूरी देखिएगा और क्लास पूरी देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा आपको इस क्लास के अंदर अच्छा क्या लगा और वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे अच्छा अनुच्छेद लगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये अनुच्छेद मुझे सबसे अच्छा लगा, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर ऐसे ही एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला एक वीडियो के अंदर।